क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स का कत्ल किया हो और वो अदालत में भी खुलेआम कहता है कि हाँ मैंने उसका कत्ल किया, लेकिन फिर भी कोर्ट उसे कोई सजा नहीं देता और उसे आजाद कर देता है। देखिए, ऐसा नहीं था कि जज साहब को लग रहा था कि शायद ये झूठ मूठ में बोल रहा है या खुद को जानबूझ के फंसा रहा है। सच में कत्ल उसी शख्स ने किया था, लेकिन अमेरिका की अदालत ने उसे आजाद क्यों कर दिया? कुछ कहा क्यों नहीं? कोई सजा क्यों नहीं दी? विस्तार से बात करेंगे इसी सच्ची कहानी के ऊपर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, ये ट्रू स्टोरी एपिसोड है। इस वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हो। अगर आंखें बंद करोगे तो सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाएगा। खुली आंखों से देखना है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो लोग आंखें बंद करके इस वीडियो को देखेंगे वो सबसे पहले इन कैरेक्टर्स का नाम सुनते जाए। इन भाई साहब का नाम है फ्रेड ऑस्ट्रेज और ये है इसकी वाइफ जिसका नाम है डॉली। और ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वकील साहब का नाम सुनते जाएं। इसका नाम है हरमन शपीरो और इसका नाम है डिटेक्टिव क्लाइन। 22 अगस्त सन 1922 कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स के एक घर से अचानक गोलियों की आवाजें आती, जहां डॉली और फ्रेड ऑस्ट्रेज नाम का एक कपल रहता था। गोलियों की आवाज सुनते ही पड़ोसियों ने पुलिस को फोन घुमा दिया और जब पुलिस ने एंट्री मारी तो उन्होंने देखा कि सारा घर कचरा बन चुका था और फ्रेड ऑस्ट्रेज अपने लिविंग रूम में नीचे फर्श पर मरा पड़ा था और उसके बगल में पड़ी थी 3 25 कैलिबर बुलेट्स की शेल केसिंग, जिसे देख पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई और उन्होंने भी अपने वेपन्स हाथ में ले लिए और धीरे धीरे पूरे घर की तलाशी करने लगे। उन्होंने पूरा फर्स्ट फ्लोर छान मारा लेकिन कोई नहीं मिला, जिसके बाद उनका ध्यान एकदम से चिल्लाने की आवाज पर गया जो कि ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। तो वो अपने हाथ में गन्स लिए जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई नहीं था कि तभी पुलिस को एक बार फिर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये आवाज तो अलमीरा के अंदर से आ रही थी जो कि मास्टर बेडरूम में थी। जिसके बाद पुलिस सेकंड फ्लोर को अच्छे से देखते हुए जोर से चिल्लाकर पूछती है, वहां पर कौन है और तुम अलमीरा में क्या कर रहे हो? अलमीरा के अंदर से आवाज आती है कि मैं डॉली हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। जब पुलिस ने पूरा सेकंड फ्लोर छान मारा और जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ सेफ है, वो उस अलमीरा के पास जाते हैं और हैंडल को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक्ड थी। पुलिस ने डॉली से पूछा कि चाबी कहाँ है, तो उसने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पुलिस ने अलमीरा के दरवाजे को तोड़ने से पहले एक क्विक सर्च करने की कोशिश की और इसी कोशिश में उन्हें वो चाबी मिल गई जो कि बगल वाले दूसरे रूम में ही पड़ी थी, वो भी फर्श पर। जिसके बाद डॉली को वहां से बाहर निकाला गया। ऑब्वियसली वो बाहर निकलने पर ठीक लग रही थी, लेकिन बहुत ही घबराई हुई थी। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो डॉली पुलिस को बताने लगती है कि मैं अपने कपड़े अलमीरा में टांग रही थी कि तभी उसे नीचे से यानी फर्स्ट फ्लोर से कोई झगड़ा करने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती किसी ने उसे अलमीरा में धक्का दे दिया और फिर उस अलमीरा को लॉक कर दिया। ये सुनते ही पुलिस असमंजस में पड़ गई कि क्या वो एक ही आदमी था जिसने पहले उसके पति को फर्स्ट फ्लोर पर शूट किया और फिर ऊपर आकर उसे अलमीरा में बंद किया, या वो 2 आदमी थे, एक ऊपर और एक नीचे, और क्या 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं? तो यही बात सोचते सोचते पुलिस थोड़ी सी असमंजस में पड़ गई। घर में इतनी तोड़फोड़ के बावजूद घर की सारी कीमती चीजें वहां की वहां पड़ी थी, बस एक चीज को छोड़कर, वो थी फ्रेड की डायमंड वॉच जो वो हमेशा अपनी कलाई पर पहने रखता था। और पुलिस हैरान तब हुई कि जो लोग डकैती करने आए थे वो एक 25 कैलिबर वेपन क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि एक तो ये वेपन छोटा सा था और दूसरा इसे ज्यादातर उस टाइम की लेडीज अपने पर्स में लेकर इसे घूमती थी। तो क्या जो वो डकैती करने वाले थे वो आदमी नहीं बल्कि औरतें थी? जब डिटेक्टिव्स ने नेबर्स से पूछताछ की तो उन्होंने झट से बता दिया कि फ्रेड और डॉली हमेशा लड़ते झगड़ते थे और उस रात भी उन दोनों की इस घर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। पुलिस इसके बाद डॉली पर शक करना चाह रही थी, लेकिन कैसे करे, क्योंकि वो तो अलमीरा में बंद थी। वो कैसे खुद को अलमीरा में बंद करके बाहर से लॉक लगा के चाबी दूसरे रूम में फेंक सकती है? ये तो इम्पॉसिबल है। ये क्राइम डॉली के द्वारा किया जाना एक इम्पॉसिबल टास्क था, इसमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। अब पुलिस को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो पुलिस ने डॉली का पास्ट खंगालना शुरू किया, जिससे उन्हें पता चला कि डॉली का जन्म 1880 में जर्मनी में हुआ था और 1900 आने से पहले ही वो मिलवॉकी विस्कॉन्सिन यूएसए में शिफ्ट हो गई थी। जिसके बाद उसकी मुलाकात फ्रेड से होती है और फिर शादी। फ्रेड एक बहुत ही मेहनती और सक्सेसफुल बंदा था, लेकिन उसके साथ साथ एक उग्र शराबी और वायलेंट भी था। कभी कभी अपनी बीवी को शराब पीकर मारता पीटता भी था। जैसे जैसे उसका बिजनेस तरक्की
तरक्की की राह पर चलने लगा, वो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज ओपन करने लगा, जिससे उसकी खुद की शादी धीरे धीरे प्रभावित होने लगी और इसी की वजह से उसकी बीवी धीरे धीरे लोनली फील करने लगी थी, अकेलापन महसूस करने लगी थी। 1918 में जब वो सदर्न कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए तो उनके नए पड़ोसी को यह जल्दी पता चल गया कि वो अक्सर जोर जोर से लड़ाई करते हैं और पब्लिकली डंका पीटते हैं। और जब पुलिस ने पूरे केस को ऊपर से नीचे तक देखा कि कहीं डॉली का कोई लवर तो नहीं, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने डॉली को फ्रेड के अलावा और किसी के साथ नहीं देखा। हालांकि वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, लेकिन वो एक दूसरे के साथ फेथफुल थे। पुलिस के बेस्ट एफर्ट्स और अटेम्प्ट्स के बावजूद उनके हाथ कोई क्लू नहीं लगा जिससे वो श्योरली कह सकें कि अपराधी उसकी खुद की बीवी यानी डॉली थी। केस ओपन चलता गया और बार बार शक के घेरे में उसकी वाइफ डॉली ही आती रही, लेकिन बात वही थी, फिजिकली उसके लिए यह क्राइम करना इम्पॉसिबल था। अब डॉली अपनी अनहैप्पी मैरिज से छुटकारा पाने के बाद लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई और अपने ही स्टेट लॉयर को बॉयफ्रेंड बना लेती है और इस बंदे का नाम था हरमन शपीरो। डॉली के मरे हुए पति की ही तरह शपीरो भी काम के सिलसिले में अक्सर अपने घर से बाहर रहता था, जिसकी वजह से डॉली फिर से लोनली महसूस करने लगी। फिर उसने एक और बॉयफ्रेंड फंसाया जिसका नाम था रॉय क्लम और वो अपने दोनों ही बॉयफ्रेंड के साथ एक ही टाइम में रिश्ते में थी। डॉली के हस्बैंड के डेथ के 1 साल बाद बेवरली पुलिस डिपार्टमेंट से कैप्टन क्लाइन शपीरो के ऑफिस में आता है, यानी उस लॉयर के, कुछ पूछताछ के सिलसिले में। इस डिटेक्टिव को अभी भी डॉली पर शक था, इवन दो उस केस का कोई सर पैर नहीं था। तो वो शपीरो के ऑफिस में जैसे ही जाकर बैठा तो उसने देखा एक चमचमाती डायमंड रिस्ट वॉच शपीरो के डेस्क पर पड़ी हुई थी और वो वैसे ही लग रही थी जैसे कि डॉली ने डिटेक्टिव्स को वारदात की रात बताया था, यानी वो वॉच कुछ उसी तरह की लग रही थी जो उस रात चोरी हुई थी। और जब डिटेक्टिव ने शपीरो से पूछा कि भाई साहब ये वॉच आपको कहां से मिली, तो शपीरो ने बताया कि डॉली ने ही ये वॉच उसे गिफ्ट में दी है। उसने बिना रुके ये भी बताया कि मैंने भी जब डॉली से पूछा कि उसे ये मिसिंग वॉच कहां से मिली, तो डॉली ने उसे बताया था कि उससे मिस्टेक हो गई थी, वॉच गायब नहीं हुई थी बल्कि सोफे के अंदर फंसी हुई थी, जो कि मुझे बाद में मिल गई थी। यानी बयान देने के बाद डिटेक्टिव को शपीरो की एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए जैसे ही वो शपीरो के ऑफिस से बाहर निकला वो सीधा डॉली के घर पहुंच गया और उससे ये सारे मसले के बारे में पूछा। तो डॉली ने बड़ी ही कैजुअल टोन में कहा, अच्छा वो वॉच, हाँ वो मुझे मिल गई थी, मुझे वॉच तो मिल गई थी लेकिन मुझे लगा कि शायद ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में आगाह नहीं किया। डिटेक्टिव को यकीन नहीं हो रहा था कि ये पागल औरत उसे क्या कह रही थी। जो केस का लौता एक एविडेंस था वो उसे अनइम्पोर्टेंट बता रही थी। जल्दी ये बात पूरे न्यूज मीडिया में फैल गई क्योंकि केस में आया ये एक नया ट्विस्ट बहुत ही अजीब था, जिसके बाद ये केस इतना चर्चा में आ गया। सारे लोग अब डॉली की बात कर रहे थे। इस गर्मा गर्मी को देखते हुए डॉली का सेकंड बॉयफ्रेंड जिसका नाम था रॉय क्लम सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर जाकर कहता है कि मुझे एक कन्फेशन करना है। डॉली ने मुझे एक 25 कैलिबर पिस्टल दिया था हाइड करने के लिए, यानी छुपाने के लिए, जिसे उसने तालाब में फेंक दिया था। इससे पहले कि पुलिस उस गन को ढूंढती, डॉली का एक पड़ोसी भी पुलिस के सामने आता है और कहता है कि मुझे भी एक कन्फेशन करना है, मुझे भी डॉली ने एक 25 कैलिबर पिस्टल दिया था ठिकाने लगाने के लिए, जिसे मैंने अपने बैकयार्ड में छिपा दिया था। पुलिस ने दोनों वेपन्स को रिकवर तो कर लिया, लेकिन उन पर इतनी जंग लग चुकी थी कि पुलिस ये कंफर्म करने में नाकाम रही कि वो वही वेपन्स थे जिनसे फ्रेड को मारा गया था। अब डॉली को एक एक्सक्यूज मिल गया था कि वो पिस्टल तो उसके घर में सालों से थे, लेकिन अपने हस्बैंड की डेथ को देखते हुए मैंने सोचा इन पिस्टल से अब मुझे छुटकारा पा लेना चाहिए। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरा यह काम करने में मेरी मदद की, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए जुलाई 1923 में डॉली को अरेस्ट कर लिया गया अपने खुद के ही पति को मारने के जुर्म में। लेकिन केस में नए सबूत हाथ लगने के बावजूद बात वहीं पर लटकी हुई थी कि डॉली अलमीरा में बंद होकर कैसे खून कर सकती थी। एक और डॉली जेल में बंद अपनी कोर्ट की पेशी का इंतजार कर रही थी और दूसरी ओर डिटेक्टिव दिन रात डॉली की स्टोरी को खंगाले जा रहे थे कि कहीं उन्हें कोई लूप होल मिल जाए, कोई तो सबूत मिल जाए। लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने अपनी कई थ्योरीज बनाई, लेकिन कोर्ट ने उन सब को नकार दिया और फिर डॉली को रिहा कर दिया गया। 7 साल बीत गए। अब इस क्राइम के बारे में लोग भूलने भी लग गए थे, भूल ही गए थे। जिसके बाद कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। डॉली और उसका स्टेट लॉयर बॉयफ्रेंड जिसका नाम था हरमन शपीरो, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। शपीरो ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल लगाया और कहा मुझे भी एक कन्फेशन करना है, और वो ये है कि मैंने पूरी सच्चाई आपको नहीं बताई थी। मेरे पास आपको बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, और मेरे ऑफिस में इस वक्त एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो आपको फ्रेड की मौत के बारे में मेरे से भी ज्यादा अच्छे से बताएगा। डिटेक्टिव्स भागे भागे शपीरो के ऑफिस में पहुंचते हैं और वो जैसे ही ऑफिस में एंटर करते हैं तो उनके सामने एक ऐसा बंदा बैठा हुआ था जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा और ना ही उसका नाम सुना। इस अनजान शख्स का नाम था ओटो सेनहुबर, एक शांत शॉर्ट हाइट वाला बंदा जो कि एक सिलाई मशीन मैकेनिक
मैकेनिक भी था, उसके साथ साथ वो एक फिक्शन राइटर भी था। फिक्शन से हटकर जो वो स्टोरी आज डिटेक्टिव्स को बताने जा रहा था, वो कहानी सुनकर डिटेक्टिव्स के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। उनके सोच के परे की थी यह कहानी, एक सच्ची कहानी, जिसके लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और यह कहानी है डॉली के पति यानी फ्रेड के मरने से 10 साल पहले की, जब ओटो एक टीनेजर था और फ्रेड की एक फैक्ट्री में काम करता था। 1913 में एक दिन डॉली फ्रेड को एक कंप्लेन करती है कि उसकी सिलाई मशीन खराब हो गई है, जिसके बाद फ्रेड अपने एक वर्कर जो कि सिलाई मशीन मैकेनिक था उसे अपने घर भेजता है सिलाई मशीन को ठीक करने के लिए। और वो शख्स था ये भाई साहब ओटो, जिसकी फोटो मैंने शुरू में दिखाई थी पर नाम नहीं बताया था, जो कि तब 17 साल का था। मेरे नजरिए से देखो तो वो बच्चा ही तो था। डॉली को पहली ही बार में ओटो भाग गया था, क्योंकि डॉली का पति फ्रेड उम्र में डॉली से बहुत बड़ा था। तो जैसे ही डॉली को ओटो से प्यार हुआ तो उसने जानबूझ के 2-3 बार तो खुद ही वो मशीन खराब कर दी, ताकि उसका पति ओटो को भेज सके और उनकी बात बन सके। ओटो द्वारा कई बार ना करने के बावजूद भी आखिरकार वही हुआ। डॉली और ओटो का अफेयर स्टार्ट हो गया। शुरुआती दिनों में तो वो बाहर होटल्स में मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे ओटो फ्रेड के घर में भी आने लगा, जब फ्रेड घर में नहीं होता था। लेकिन एक दिन डॉली की पड़ोसन ने उससे पूछा कि वो चिकना लड़का कौन है जो अक्सर तुम्हारे घर पर आता है। डॉली ने पड़ोसन से झूठ बोल दिया कि वो तो मेरे दूर का भाई है। लेकिन अब डॉली और ओटो को पता था कि वो अब इस रिलेशनशिप को ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो डॉली ने ब्रेकअप करने की बजाय ओटो को अपने ही घर में रखने का फैसला किया। तो डॉली ने ओटो को अपने घर की परछत्ती, वो झोंपड़ी सी नहीं होती है घरों के ऊपर, उसके अंदर छुपा दिया। अब वो हमेशा घर में ही रहता था, तो उसे कोई भी घर के अंदर या बाहर जाते हुए नहीं देख पाएगा। दूसरी ओर ओटो भी अनाथ था, कोई फैमिली नहीं थी, तो वो भी वहां रहने के लिए राजी हो गया। उसने अपनी जॉब छोड़ी और उस रहस्यमय जगह में छिप गया और फिर हमेशा के लिए वहीं छुपा रहा। और वो अपनी हिडन प्लेस से तभी बाहर आता जब फ्रेड घर से बाहर जाता। वो सारा दिन डॉली के साथ रहता, उसके साथ काम में हाथ बटाता और फ्रेड के आने से पहले ही अपनी जगह पर जाकर छिप जाता। पर कुछ करने को ना होने की वजह से वो अक्सर अपनी परछत्ती में न्यूज़पेपर पढ़ता और लस्ट और एडवेंचर के ऊपर स्टोरीज लिखता। अब काफी महीने बीत चुके थे। फ्रेड अब डॉली को कंप्लेन करने लगता कि घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और उसने ये भी नोटिस किया कि उनका खाना पहले की तुलना में काफी तेजी से खत्म होने लगा है। लेकिन फ्रेड जितना भी शक करे, डॉली उसे हमेशा ये कहकर कन्विंस कर लेती थी कि जो भी वो कंप्लेंट्स कर रहा है वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। असल में उस घर में कुछ नहीं है। अगर होता तो मुझे भी फील होता। अगले 5 सालों के दौरान उन्होंने 4 घर बदले, लेकिन इन अजीब आवाजों ने फ्रेड का पीछा नहीं छोड़ा। फ्रेड ने कभी भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसकी वाइफ उसे यह करने का मौका ही नहीं देती थी। 1918 में डॉली और फ्रेड जब सदर्न कैलिफोर्निया में शिफ्ट हुए तो डॉली ने एक ऐसा घर ढूंढा जिसमें एक एटिक यानी एक परछत्ती हो, और उसने ओटो को पहले ही वहां पर भेज दिया था। और जब फ्रेड और डॉली वहां पर पहुंचे, ओटो पहले से ही अपने घोंसले में छुपकर बैठ गया था। अब आया साल 1922। अब ओटो को डॉली के साथ छिपाते रहते हुए 10 साल बीत गए थे। तो अब बात करते हैं उस रात की जब फ्रेड की मौत हुई थी, 22 अगस्त सन 1922। एज यूजुअल डॉली और फ्रेड रात को एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। लेकिन उस रात फ्रेड कुछ ज्यादा ही वायलेंट होने लगा और डॉली को पीटना भी स्टार्ट कर चुका था। उसी वक्त ओटो जो अपनी सीक्रेट प्लेस पर छुपा हुआ था, ये सब होते हुए सुन रहा था। उसे फिक्र होने लगी कि फ्रेड उसकी लवर डॉली को कहीं मार ही ना दे। वो अपनी छिपी हुई जगह से निकला और नीचे फ्लोर की ओर भागा। अपने साथ 2 25 कैलिबर पिस्टल हाथ में लिए हुए वो लिविंग रूम में भाग कर गया और फ्रेड का उससे पहली बार सामना हुआ। ओटो को देख फ्रेड शॉक्ड था। उसका सिलाई मशीन रिपेयरमैन जिसने की नौकरी छोड़ दी थी, वो यहाँ उनके घर में उसकी बीवी के साथ क्या कर रहा है। फ्रेड ओटो के ऊपर कूदा और ओटो ने भी अपनी वही पिस्टल से फ्रेड को शूट कर दिया। और फिर अपने लवर ओटो को बचाने के लिए डॉली ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया, यह जानते हुए कि पुलिस उनके घर किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। डॉली ने मर्डर केस को रॉबरी केस से जोड़ने की साजिश रची। उसने ओटो से कहा कि तुम मुझे अलमारी में बंद कर दो और चाबी दूसरे कमरे में फेंककर अपनी परछत्ती में जाकर छिप जाओ। ओटो ने वैसे ही किया। पुलिस ने जब अपनी एंट्री मारी और कार्रवाई करते रहे, और पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो ढूंढ रहे थे वो शख्स हर वक्त उनके ऊपर यानी सर के ऊपर परछत्ती में दुबक कर बैठा हुआ था।
और उन्हें देख रहा था। कत्ल के बाद जब डॉली अपने नए घर में मूव हुई तो वो वहां ऑटो के साथ अब खुलेआम भी रह सकती थी, लेकिन उसने ऑटो को फिर से परछत्ती में ही रहने का ऑर्डर दिया। शायद डॉली को अब उसे कैद करने में मजा आने लगा था और 1 साल तक बेचारा ऑटो उसी परछत्ती में छुपा रहा और उसका बाहर आना तब पॉसिबल हो पाया जब डॉली को अरेस्ट कर लिया गया। जब डॉली जेल में थी तो वो ऑटो को खाना पानी देने के लिए नहीं जा सकती थी, तो उसने अपने स्टेट लॉयर शपीरो से विनती की कि वो उसके दूर के भाई के लिए ग्रोसरी लेकर जाए जो उसकी घर की परछत्ती में ही रह रहा है। और उसने बताया कि जब तुम बेडरूम में जाओगे तब तुम्हें बेडरूम की सीलिंग पर नॉक करना है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि उसके लिए बाहर आना सेफ है। शपीरो वहां पर पहुंचा और डॉली ने उसे जैसा बताया उसने वैसा ही किया। जब ऑटो बाहर आया तो वो इतना अकेलापन फील करने लग गया था कि जब उसे कोई बंदा बात करने को मिला तो उसने खुल के उसके साथ बातें की और सब कुछ शपीरो के मुंह पर बक दिया। लेकिन पुलिस के पास जाने की बजाय शपीरो ने ऑटो को कहा कि तुम यहां से कहीं दूर भाग जाओ और उसने वैसा ही किया। लेटर इन लाइफ ऑटो एक चपड़ासी बन गया और उसकी शादी भी हो गई और ये सीक्रेट तब तक सीक्रेट बना रहा जब तक शपीरो और डॉली का ब्रेकअप नहीं हुआ। और ब्रेकअप होने के बाद इसी पॉइंट पर शपीरो ने भी पुलिस को सब कुछ बता दिया। डॉली और ऑटो दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और खबरों में गर्मा गर्मी मच गई और उन्होंने इस केस को बैटमैन केस का नाम दिया। बैटमैन यानी चमगादड़ का केस, क्योंकि ऑटो एक बैट यानी चमगादड़ की तरह एक केव में रहता था। और एक और बात सुन लो, तब कोई भी बैटमैन कॉमिक नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यह पहली बार था जब किसी को बैटमैन का नाम दिया गया। यह था रियल बैटमैन। ऑटो को हत्या का आरोपी ठहराया गया, लेकिन वहां बैठे जज ने किसी को भी सजा नहीं दी। और ऐसा क्यों? अब वो सुनो। क्योंकि उन दिनों में अकॉर्डिंग टू लॉ अब उस केस में उन्हें सजा नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। और डॉली के केस में भी ऐसा ही हुआ, उसे भी छोड़ना पड़ा। जबकि वो दोनों कह रहे थे कि हाँ हमने यह कत्ल किया है, फिर भी उन्हें छोड़ दिया। अब आगे की बात करें, ऑटो उसके बाद गायब हो गया और उसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन डॉली लॉस एंजलिस में रही। और अब खुशी की बात बताऊं, 1961 में 80 साल की उम्र में मर गई और तब उसकी एक और शादी को सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए थे।